हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एंड सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके इन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक जो है अमेरिका की संघीय प्रणाली, यानी अमेरिकन फेडरलिज्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, 4th चैप्टर है आपके, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए। अमेरिकी संघीय प्रणाली, अमेरिकन फेडरल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। चाहे क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से आ सकता है, चाहे अमेरिकन संघात्मक प्रणाली के लक्षणात्मक वर्णन करने के लिए आ सकता है, या अमेरिकी संघीय प्रणाली के स्वरूप का वर्णन करना, या अमेरिका जो है संघवाद का भविष्य क्या है। तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि अमेरिकन संघीय प्रणाली होती क्या है और इसमें क्या बात है। तो चलिए देखते हैं कि जो अमेरिकन फेडरल सिस्टम है आखिर है क्या, इसमें क्या बात पे जोर दिया गया है और क्या होना चाहिए। तो लीजिए अब स्टार्ट कीजिए, हम देखते हैं क्या है इसमें। अगर बात करें हम अमेरिकी राज्य का, अगर अमेरिकी राज्य कि जो यहाँ पर आधुनिक राज्य है, क्योंकि आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रथम आधुनिक राज्य है जिसके संघात्मक राज्य प्रणाली को अपनाया है। यानी इसने संघात्मक राज्य प्रणाली को अपनाया, यानी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम अपनाई है। आज विश्व के कई भागों में संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हुए संघात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया गया है। बहुत जगह आप देखोगे तो संघात्मक जो है शासन प्रणाली लागू की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ में 13 राज्य थे, परंतु आज के समय में ये 50 राज्य सम्मिलित हो चुके हैं। देखिए, जब अमेरिका का गठन हुआ था उसमें 13 राज्य ही सम्मिलित थे, लेकिन आज के समय 50 राज्य सम्मिलित हो चुके हैं। संघात्मक राज्य विभिन्न राज्यों के समूह होते हैं जो जहां 2 सरकार, केंद्र तथा राष्ट्रीय सरकार का छोटी इकाई या राज्य सरकार होते हैं, जिनकी मध्य राज्य की जो अधिकार शक्तियां बटी हुई होती है। ये दोनों जो है सरकारें संविधान के जो है द्वारा निश्चित किए हुए अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। वे अपनी शक्ति जो है संविधान से लेती है। संघात्मक राज्य में संविधान जो है देश के स्वच्छ कानून होता है और केंद्र तथा राज्य के बने हुए कानूनों को इसे स्वच्छ स्थापना होती है। संघात्मक राज्य में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। देखिए, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि संघात्मक राज्य में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संघात्मक देश में राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्ति का बंटवारा होने के कारण झगड़े उठने आवश्यक होते हैं, जिनके निर्णय के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का आवश्यक होता है और संविधान की व्याख्या तथा उसकी रक्षा भी करे। ये भी सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलते हैं। तो ये संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है। आपको याद रखना है कि पहले आरंभ में 13 राज्य थे, लेकिन अब जो है 50 राज्य हो गए हैं
और यहाँ के न्यायपालिका को स्वतंत्र होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली में जो है अगर राष्ट्रपति और किसी के साथ लड़ाई होती है तो इसमें जो है न्यायालय जो है मध्यस्थता का काम कर सकती है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं कि यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं हैं। अगर बात करें हम संघीय विशेषता यानी फेडरल फीचर्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला तो है कि लिखित संविधान है, रिटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघात्मक राज्य का सर्वप्रथम आवश्यक तत्व यही होता है कि लिखित संविधान होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित है, जिसमें जो है कुल 7 अनुच्छेद हैं, और अब इसमें संख्या जो हो गई 27 संशोधित हो चुके हैं, यानी 27 संशोधित हो चुके हैं। लेकिन अगर अनुच्छेद की बात करें तो अधिक लंबा अनुच्छेद नहीं है, अगर 27 भी अनुच्छेद है तो कोई अधिक बड़ी नहीं है। 7 से कुल 7 अनुच्छेद हैं, अब इसमें जो है 27 संशोधन हो चुके हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी छोटी सी है। कहते हैं आधे घंटे में जो है अमेरिका के संविधान को पढ़ा जा सकता है। अगर अब के समय में देखा जाए तो 1 घंटा लग जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात लगता है नहीं है। यदि बात करें कठोर संविधान का, ये विशेषता है दोस्तों जिसमें कठोर संविधान भी आती है। संघात्मक राज्य की जो है संविधान कठोर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर संविधानों का स्वच्छ उदाहरण है। संविधान में कोई भी संशोधन कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा 3/4 राज्यों के विधान पालिकाओं की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि 2/3 जो है सदनों की जरूरत पड़ती है और 3/4 जो है विधान पालिकाओं की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। यह विधि बहुत कठिन तथा पेचीदा है, जिसका परिणाम इस बात से भी मिलता है कि अभी तक कुल 27 संशोधन ही संभव हो सका है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो न जाने कितने संशोधन हो चुके हैं। कहते 365 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल रेगुलेशन बहुत ढीला है, इसलिए संशोधन करना बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। लेकिन अमेरिका में संशोधन करने के लिए तीनों ही पावरों का होना जरूरी होता है, चाहे राष्ट्रपति हो, कांग्रेस हो, चाहे न्यायपालिका हो। तब तक ये तीनों नहीं रहेंगे तब तक जो है कोई चीज़ की संशोधन होना संभव नहीं है। बात करें शक्तियों की बंटवारा की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, तो भारत में केंद्र के शक्तिशाली होने का बड़ा कारण है कि संघात्मक राज्य बनने से पूर्व राज्य सरकार स्वतंत्र नहीं थी, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका को जन्म से पूर्व ही वहाँ 13 पुण्य जो है प्रभुता वाले राज्य थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका बनाना भी चाहते थे, परंतु अपने राजनीतिक अस्तित्व को भी समाप्त नहीं करना चाहते थे। इसलिए शक्तियों का विभाजन इस आधार पर किया गया कि राष्ट्रीय सरकार को इतनी शक्तियां प्राप्त हो कि वे राष्ट्रीय एकता बनाए रखे, परंतु इतना भी शक्तियां न हो जाए कि राज्य उसकी दया पर निर्भर हो जाए। तो शक्तियों के बंटवारा जो है यहाँ पर विभिन्न रूपों में किया गया है। तो अब उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम विशेषता के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब जो है इसकी शक्तियों के बंटवारा के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बात करें हमारा पहला शक्ति बंटवारा में, तो है संघीय सरकार की शक्ति। कहते हैं पावर टू द फेडरल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को पर्याप्त शक्तियां दी गई है, परंतु ये असीमित नहीं है। केंद्र सरकार की शक्तियां निश्चित तथा स्पष्ट है। केंद्र सरकार की शक्तियां का वर्णन अनुच्छेद 1 के सेक्शन 8 में किया गया है, और इस शक्तियों के अतिरिक्त सारी शक्तियां राज्य के पास होता है। और इससे संबंधित किसी भी संदेह को दूर करने के लिए जो है 10वें संशोधन में यह घोषणा करके स्पष्ट कर दिया है कि वे शक्तियां जो कि संयुक्त राज्य के संविधान द्वारा नहीं दी गई है, जिसके विषय में राज्य को मना नहीं किया गया है, वो सारी शक्तियां राज्य या लोगों के लिए सुरक्षित है। संघीय सरकार की जो है वर्णित शक्तियों का संबंध अधिकतर कांग्रेस, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से है। इसमें ये शक्तियां आती है विदेशों से संबंधित तथा जो है संधीय से संबंधित शक्तियां युद्ध की घोषणा करने तथा नए राज्य के संघ में सम्मिलित करने, सिक्कों तथा मुद्रा यानी कॉन्वेंस ऑफ करेंसी को भी नियंत्रण करने तथा राज्य के परस्पर व्यापार को भी नियंत्रण करने के जो है सैनिक सेवाएं, डाक खानों की सेवाएं, तौल तथा माप के नियमों की शक्तियां हैं। तो सारे कुछ इसी के पास जो होती है निहित होती है। उसके पश्चात है लुप्त शक्तियां यानी इम्प्लीड पावर। कहते जो है संघीय राज्य की वर्णित शक्तियों के साथ पहले अनुच्छेद के धारा 8 में कहा गया है कि केंद्रीय कांग्रेस ऐसे कानून बना सकती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों को लागू करने के लिए आवश्यक तथा उचित है। कहते आवश्यकता उचित धारा के जो है संघीय सरकार के वर्णित शक्तियों से अधिक कई और शक्तियां दे दी गई है, जिन्हें हम लुप्त शक्तियां कहा जाता है। इन शक्तियों को जो है केंद्र द्वारा केंद्र के राज्य के बैंक तथा कॉरपोरेशन खोलने का अधिकार भी मिल गया है, क्योंकि यह
उसकी कर लगाने, उधार लेने तथा व्यापार के नियंत्रण करने के लिए आवश्यक लुप्त शक्तियां समझी गई है। इस प्रकार व्यापारिक शक्तियों को केंद्र को रेलों तथा हवाई सेवाओं पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त सेना को जो है अकादमी यानी मिलिट्रीज ऑफ एकेडमी बनाना, यानी खेती बाड़ी के निबंध करना आदि कई शक्तियां हैं। लुप्त शक्तियों के सिद्धांतों के अनुसार केंद्र सरकार को प्राप्त हुई है। बात करें लुप्त शक्तियों के संबंधित दो प्रकार के विचार आते हैं। एक विचारधारा पहले इसकी व्याख्या संविधान के अक्षरों के अनुसार करना चाहिए ताकि संघीय सरकार की शक्ति सीमित रहे। दूसरी विचारधारा वाले यह कहते हैं कि संघीय सरकार के वर्णित शक्तियों को जो है कहीं अधिक शक्ति प्राप्त है। लुप्त शक्तियों में संबंधित अंतिम जो है निर्णय संविधान न्यायालय करता है तथा उसकी व्याख्या कभी एक विचारधारा की प्रवृत्ता सिद्ध नहीं करती है तो भी कभी दूसरी की। मुख्य न्यायाधीश जो है मार्शल ने इसकी व्यापक व्याख्या भी किया है कि मुख्य न्यायाधीश टोरी ने इसकी संकुलन व्याख्या भी किया और इसकी व्याख्या का जो है सामूहिक प्रभाव यह पड़ा है कि केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गई है। उसके पश्चात आता है कि जो शक्तियों जो संघीय सरकार का प्रयोग नहीं कर सकती है, यह पावर प्रमोटेड टू बी अ सेंटर। संविधान में एक सूची उन विषय की भी है जिन पर जो है संघ सरकार कानून नहीं बना सकता है और न कोई कार्यवाही भी कर सकता है। उदाहरण के लिए संघीय सरकार जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी राइट टू द हैबस क्रॉप्स को स्थापित नहीं कर सकती है। बीते समय के लिए जो है विविध निर्धारण नहीं कर सकता है। उच्च वर्ग के उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। ऐसे कानून नहीं बना सकता है जो किसी एक धर्म के स्वतंत्रता स्थापित करता हो तथा धार्मिक स्वतंत्रता पर भाषण देने की स्वतंत्रता में बाध्य उत्पन्न करता हो। तो ये जो है शक्ति जो संघीय सरकार को प्रयोग नहीं कर सकती है उसके विषय में है। अगर बात करें राज्य में शक्तियाँ का पावर ऑफ स्टेट में, तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान राज्य के शक्तियों का जो है वर्णन नहीं करता है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि संघीय सरकार की वर्णित तथा दी गई राज्य की मान की गई शक्तियों को निकाल कर शेष सभी शक्तियां राज्य को दी गई है। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो इस बात को कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान राज्य की शक्ति का वर्णन नहीं करती है और इसमें केवल इतना ही कहा गया है कि संघीय सरकार की वर्णित तथा दी गई तथा राज्य की मान की गई शक्तियों को निकाल कर शेष सभी शक्तियां राज्य को दी गई है। ये ठीक है कि राज्य को अनिश्चित शक्तियां प्राप्त है परंतु ये असीमित नहीं है, यानी अनिश्चित शक्तियां प्राप्त है लेकिन असीमित भी नहीं है। निसंदेह इन शक्तियों का वर्णन नहीं किया गया है परंतु मुनेरो ने इसकी सूचना बनाने का प्रयत्न किया था। इसके अनुसार स्थानीय कर लगाना, राज्य के अंदर व्यापार निबंध करना, सिविल तथा फौजदारी कानून बनाना, लोगों की जो है जान माल की रक्षा करना, शिक्षा का प्रबंधन करना, सड़कों तथा आवागमन करना, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार चुनाव प्रबंधन करना, संविधान में संशोधन की जो है स्वीकृति आदि। जब संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में आया तो शक्तियों के विभाजन में राज्य का पक्ष भारी था परंतु संघीय सरकार की शक्तियाँ दिन प्रतिदिन वृद्धि पर है तथा इसमें राज्य के अधिकतर क्षेत्र पर कोई चोट नहीं पहुँची क्योंकि केंद्र की शक्तियाँ बढ़ने का बड़ा कारण राज्य की सामूहिक शक्तियों को बढ़ना भी है। इसलिए शक्तियों की बांट से संबंधित लगभग पहले वाला ही संतुलन विद्वान थी। यदि बात करें शक्तियों तो जिनका प्रयोग राज्य सरकार को नहीं कर सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शक्तियां जिनका प्रयोग राज्य सरकार नहीं कर सकता है, यानी पावर प्रमोटेड टू बी ए स्टेट। ठीक है, संविधान में कुछ ऐसे विषय का भी वर्णन किया गया है जिन पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकता। राज्य सरकार किसी विदेशी सत्ता से संधि नहीं कर सकता है, तो ये सारी बातें इसमें आता है। सिक्के नहीं बना सकती है, शांति के समय सेना नहीं रख सकती है, अपनी इच्छा को युद्ध नहीं कर सकती है, नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, किसी नागरिक को जाति, रंग तथा धर्म के आधार पर मताधिकार को वंचित नहीं कर सकती है। तो ये सारी शक्तियाँ जिनका प्रयोग राज्य सरकार नहीं कर सकती है यहाँ पर बताया गया है। अब बात आती है साझी अथवा समवर्ती शक्तियाँ, यानी जो है कंकरेंट पावर्स, यानी साझी अथवा समवर्ती शक्तियाँ। कहते यह संभव नहीं था कि सारी शक्तियाँ केंद्र या राज्य में ही निश्चित की जा सके।
इसलिए कुछ शक्तियां या विषय ऐसे रखे गए जिन पर केंद्र राज्य दोनों का ही अधिकार था। इन्हें समवर्ती शक्ति कहा गया, यानी जो केंद्र का भी हो और राज्य का भी शक्ति हो तो इसको हम समवर्ती शक्ति कहा गया। इन शक्तियों मुख्य कर लगाने, उधार लेने, बैंक तथा कॉरपोरेशन स्थापित करने, जो है माप तौल संबंधी नियम बनाने और सार्वजनिक कल्याण के लिए संपत्ति लेने आदि की विषय को जो है यहाँ पर सम्मिलित किया गया। यदि बात करें संविधान की स्वच्छता का तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहते संघीय शासन प्रणाली में संविधान का सुरक्षा होना अनिवार्य है। अमेरिका में जो संविधान सुरक्षित है, यानी अमेरिका में संविधान को सुरक्षित माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 6 में यह घोषणा की गई है कि संविधान देश की सुरक्षित विधि है। संविधान ही संघ सरकार और राज्य सरकार की शक्ति का स्रोत है। अंततः शक्तियों के अतिक्रमण का अर्थ संविधान का अतिक्रमण होता है। संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून पास नहीं किया जा सकता और न ही कार्यपालिका कोई आदेश जारी कर सकती है। यदि कोई कानून या आदेशों के संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका द्वारा उसका जो है असंवैधानिक घोषणा कर दी जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। ठीक है, यहाँ पर बात अगर हम करें जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की, तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यही होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी संघात्मक व्यवस्था में एक स्वतंत्र जो है न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है ताकि केंद्रीय और राज्य के विवादों को सुना जा सके। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र होना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केंद्रीय और राज्य के विवादों को सुना जा सके, संविधान की व्याख्या तथा रक्षा की जा सके। और अमेरिका में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी की गई है। सुरक्षा न्यायालय संविधान का रक्षक है और वह जो है कांग्रेस या कार्यपालिका या राज्य के किसी कानून अथवा आदेश को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध भी हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। बात करें यहाँ द्विसदनीय प्रणाली, यानी जो यहाँ पर है द्विसदनीय प्रणाली, तो वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है। कई बार जो है 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि द्विसदनीय प्रणाली क्या है या दोहरी नागरिकता क्या है। तो बात करें द्विसदनीय प्रणाली की, तो संघात्मक शासन प्रणाली में जो है द्विसदनीय विधान पालिका होती है। अमेरिका में कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, कहते हैं प्रतिनिधि सदन तथा सीनेट, यानी प्रतिनिधि सदन होते हैं और सीनेट होते हैं। प्रतिनिधि सदन जो है कांग्रेस का निम्न सदन है और वह समस्त राष्ट्र का जो है प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं इसके जो है 435 सदस्य हैं। सीनेट कांग्रेस का ऊपरी सदन है और राज्य के प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट के जो है 100 सदस्य होते हैं। सीनेट के जो है 100 सदस्य इंपॉर्टेंट होते हैं जो राष्ट्रपति की भी बातों को आगे रखने के लिए अपना वचनबद्ध होते हैं। प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त है, यानी प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 जो है प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम यहाँ पर दोहरी नागरिकता की, डबल सिटीजनशिप की, तो अमेरिका में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक किसी न किसी राज्य का नागरिक होता है और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक हो सकता है। तो इसको यहाँ पर कहा जा सकता है कि दोहरी नागरिकता दी गई है। इंडिया में सिर्फ एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, यानी अमेरिका में देखा जाए तो दोहरी नागरिकता भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि बात करें यहाँ पर न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था की है, डबल ऑफ द सेट ऑफ जुडिकली, यानी अमेरिका में दोहरी न्यायालय व्यवस्था है। संघ के न्यायालय अलग है और राज्य के अलग है। संघीय सरकार कानून का उल्लंघन करने वाले को संघीय न्यायालय में पेश किया जाता है और राज्य कानून तोड़ने वाले को राज्य के न्यायालय में पेश किया जाता है। तो यहाँ पर न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया गया है। अगर हम करें अमेरिकन संघरात्मक प्रणाली में राज्य का स्थान, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। द प्लेस ऑफ स्टेट इन द अमेरिकन फेडरल सिस्टम, यानी अमेरिकन संघरात्मक प्रणाली में राज्य का क्या स्थान है। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि राज्य का क्या स्थान है, हम यूनाइटेड स्टेट क्यों कहते हैं इसको। हमने ऊपर उन शक्तियों का वर्णन भी किया है जिनमें राज्यों को पर्याप्त बड़ी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। अमेरिकन संघीय प्रणाली का स्वभाव बताने के लिए हमें इस बात का विचार करना होगा कि संघ में राज्य का क्या स्थान है। कहते संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्तित्व के पूर्व जो 13 स्वतंत्र राज्य थे, यानी जब अमेरिका जब बनी थी उस समय 13 स्वतंत्र राज्य थे और इन्हें अपनी जो है प्रभुसत्ता का कुछ भाग केंद्र को दे दिया। राज्य के पास शेष अब शक्तियां हैं। यह कहना कि राज्य का जो है प्रभुसत्ता रखते हैं
कि नहीं, इसके संबंध में यह कह देना पर्याप्त होगा कि सारे राज्य कानूनी तौर पर अपने क्षेत्र में पुण्य प्रभुता वाले होते हैं। यानी ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है कि पहले 13 राज्य थे, अब जो है 50 राज्य में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको राज्य ही क्यों कहा जाता है? ये स्टेट क्यों नहीं होती है? ये पूरे नेशन क्यों नहीं होती है? यदि बात करें राज्य संघ नहीं छोड़ सकते, तो इसमें बात यही आ जाता है कि राज्य संघ नहीं छोड़ सकते। स्टेट कैन नॉट बी सीडेड देयर फेडरेशंस। राज्य संघ को कहते हैं अलग नहीं कर सकते हैं। अलग होने के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है 1869 ईस्वी में एक ट्रैक्स बॉस वाइट के अभियोग में निर्णय देते हुए कहा था कि यह एक अटूट संघ है और अटूट राज्यों में संगठित होता है। ऑन द इंटरट्यूड ऑफ यूनियन ऑन कंपोज टू द इंटरट्रैक्सिबल ऑफ स्टेट। इसलिए अमेरिका संघ के राज्य प्रभावशाली देश नहीं है। संविधान इन पर कई रोक लगा सकता है। ऐसे में जो है विदेशों से संधि नहीं कर सकते हैं, आयात निर्यात पर भी जो है कर नहीं लगा सकते हैं। तो ये राज्य संघ नहीं छोड़ सकते, ये इंपॉर्टेंट बात में आता है। राज्यों को अपने संविधान, देखिए राज्यों के अपने संविधान होते हैं, स्टेट ओवन या कॉन्स्टिट्यूशन। जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, और परंतु राज्य का संविधान जो है संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता है। और न ही राज्य के संविधान में जो है गणतांत्रिक शासन प्रणाली के अतिरिक्त और कोई शासन प्रणाली हो सकती है। राज्य के संविधान में संशोधन करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल या राज्य की जनता के पास निहित रखी गई है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाती है। अगर बात करें इसके तीसरी पॉइंट की, इसमें बताया गया कि सारे राज्य समान है, स्टेट आर इक्वल। देखिए स्टेट तभी बनाया गया कि सारे राज्य इक्वल की दर्जा दिया गया। राज्य के स्थान पर वर्णन करते हुए यह बताना आवश्यक है कि अमेरिकन संघ के सभी राज्य को बिना आकार, जनसंख्या, आर्थिक महत्ता के भेदभाव को जो है कानूनी समानता दी गई है। सारे राज्य के संघीय सरकार के प्रति एक जैसा दायित्व है और इस समानता का जो है प्रदर्शन राज्य को दिया हुआ सीनेट में सामान्य प्रतिनिधित्व भी है। हर राज्य को, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या जिसकी जनसंख्या करोड़ों में है, चाहे वो नेवाड़ा हो जिसकी संख्या 2 लाख के लगभग है, सीनेट में 2 स्थान प्राप्त होते हैं। किसी भी राज्य के उसके इस सामान्य प्रतिनिधित्व को उसकी स्वीकृति के बिना रहित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुसार इस धारा का संशोधन नहीं भी किया जा सकता। देखिए कहते हैं अगर 50 राज्य है, स्टेट हैं, तो इनके जो है 100 सदस्य होंगे। प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य चुने जाते हैं और सेनेट के सदस्य बनते हैं, और इनके जो है बिना आज्ञा के राष्ट्रपति के भी कोई भी रूल रेगुलेशन लागू नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर राज्य को भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगर बात करें यहाँ संघीय सरकार का राज्य के प्रति दायित्व का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू अबाउट स्टेट। कहते संघीय सरकार का सबसे प्रथम दायित्व यह है कि वह राज्य को प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करे। किसी भी राज्य के क्षेत्र का कोई भाग उसकी स्वीकृति के बिना उसे नहीं लिया जा सके, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। संघीय सरकार का दूसरा दायित्व यह है कि वह राज्य में जो है गणतांत्रिक सरकार की गारंटी दे। संविधान में गणतंत्र की व्याख्या तो नहीं दी गई है, परंतु इससे यह भी अर्थ लिया जाता है कि सरकार में जो है कुलतांत्रिक या राजतांत्रिक संस्था बन गई है। संघीय सरकार का राज्य के प्रति जो है तीसरी दायित्व यह है कि वह राज्य को विदेशी आक्रमण से रक्षा करे तथा गवर्नर तथा विधान पालिका की प्रार्थना पर घरेलू हिंसा में भी सहायता करे। जब कोई विदेशी आक्रमण हो तो केंद्र राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना ही हस्तक्षेप कर सकता है, परंतु घरेलू हिंसा के संबंध में साधारणतः केंद्र सभी हस्तक्षेप करता है जब राज्य सरकार इसकी प्रार्थना करे। परंतु यदि घरेलू हिंसा के कारण राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो तो जो है राष्ट्रीय संपत्ति को भय हो तो राष्ट्रीय राज्य के सरकार की प्रार्थना के बिना भी हस्तक्षेप कर सकता है। 1941 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो है कैलिफोर्निया के हवाई जहाज बनाने वाले कारखाने में हुई हड़ताल के लिए जो है सैनिक भेजने चाहे। राज्य सरकार ने इसकी प्रार्थना नहीं की थी और 1963 ईस्वी में राष्ट्रपति कैनेडो ने भी सर्वोच्च न्यायालय के नस्ली भेदभाव संबंधी निर्णय के लागू करने के लिए केंद्र पुलिस भेजी, जबकि कई राज्य सरकार द्वारा इसका विरोध भी कर रही थी। तो ये सारे उदाहरण हैं इसके लिए। तो ये बात आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर वहाँ पर
50 राज्य है तो 50 राज्य के दो दो व्यक्ति जो है सीनेट आएगी और उसके ही विचारधारा से आगे बनेगा। यानी यहाँ पर जो है सारे एक दूसरे से विचारधाराओं से जो है राज्य भी चलती है और जो है केंद्र की सरकार भी चलती है। यदि बात करें यहाँ राज्य के संघीय सरकार के प्रति दायित्व, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू अबाउट टू द फेडरल गवर्नमेंट। जहाँ राज्य पर संविधान कुछ प्रतिबंध लगाता है वहाँ राज्य को कुछ कर्तव्य निभाने के लिए भी कहा गया है। राज्य का कर्तव्य है कि वह संघीय पदों के लिए चुनाव करवाएं, संवैधानिक संशोधन की विधियों में जो है आवश्यक भाग ले, सीनेट के प्रतिनिधित्व सदन के सदस्यों का चुनाव भी करे आदि। तो ये सारे राज्य का दायित्व होता है। संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि यानी ग्रोथ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर इन अमेरिका। कहते हैं 13 राज्य जिस राष्ट्र सरकार के अस्तित्व में आए उसकी भावना जो संघीय थी न कि एकात्मक थी। कहते हैं जब संघ बनाया गया तो उस समय सिर्फ 13 राज्य थे और 13 राज्य की भावनाएं जो थी संघीय थी न कि एकात्मक था। परंतु समय की गति ने ऐसे महान परिवर्तन किए कि राष्ट्र सरकार वह नहीं रही जो 1787 यानी 1787 में बनाई गई थी। यह परिवर्तन स्वाभाविक ही है और उस समय यह छोटा सा पृथक राष्ट्र था जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि थी, परंतु अब वह संसार में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। आरंभ में जब संविधान लागू हुआ तो जहां कुछ नेताओं का विचार था कि संविधान ने राज्य के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है, वहां हेडमिल्टन जैसे संघ के उपासक लोगों का यह विचार था कि राज्य सरकार को अधिक आसानी से राष्ट्रीय क्षेत्र में हस्तक्षेप कर अधिकार दे दिया है। आरंभ में तो प्रत्येक इस विचार से एक मत था कि जो है राज्य का पलड़ा भारी है, परंतु आने वाले वर्षों में संघीय सरकार का अधिकार क्षेत्र इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि कहते हैं कि अमेरिका में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कुछ वर्ष तक ही राज्य जो है खाली बर्तन बनकर रह जाएगा, जो संघीय सरकार का निर्भर तथा उसकी नीतियों को लागू करने वाली एजेंसी बनकर रह जाएगी और इसमें केंद्रवाद का कई कारण होंगे। तो चलिए देखते हैं केंद्रवाद के कौन कौन से कारण बन सकते हैं जो भविष्य के लिए जो है खतरा का विषय भी बनेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ कारण में यही आता है केंद्रवाद के कारणों में कि भौतिक तथा आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन एंड फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। कहते हैं गृह युद्ध यानी सिविल वार के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका में आत्मनिर्भरता तथा निर्भरता की भावना रखने वाले राज्य के स्थान पर एक पुण्य संगठित राज्य अस्तित्व में आया। कहते हैं जहां स्थानीय के स्थान पर राष्ट्रीय विचारधारा ने स्थान ले लिया, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन था, ठीक है, जिसने नागरिकों पर राज्य का नियंत्रण घटाने में सहायता किया। कहते हैं 1789 में अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था, परंतु विज्ञान की उन्नति में आगमन तथा संचार के साधन में मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बन जाने से देश में क्रांति आ गई और इस क्रांति ने ऐसे आर्थिक समस्या को जन्म दिया जिनको हल करने में राज्य सरकार असमर्थ नहीं थी। इसलिए नागरिकों को सहायता के लिए केंद्र की ओर देखना आरंभ कर दिया। व्यापार में मंदी के संबंध में जो है राज्य सरकार कुछ न कर सकी, इसलिए धीरे धीरे जो है राष्ट्रीय सरकार ने वे सारे काम अपने हाथों में ले लिया जो पहले राज्य सरकार के पास थी। तो ये फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस देखने को मिल गया। तो ये आप समझ सकते हो कि उसमें जो है नए टेक्नोलॉजी ने कैसा क्रांति किया और कितने प्रकार की जो है समस्याओं को यहाँ पर ला खड़ा कर दिया। कहते हैं गृह युद्ध 1861 से लेकर 1865 में गृह युद्ध हुई। अमेरिकी राज्य अगर देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 1861 यानी 1861 से 1865 ईस्वी तक गृह युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो है राष्ट्रीय सरकार राज्य सरकार से स्वच्छ है, यानी राष्ट्रीय सरकार जो है राज्य सरकार से स्वच्छ है। इसमें संवैधानिक इतिहास पर यह मुहर लगा दी गई कि राज्य का निडरता या स्वतंत्रता नाम की संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई वस्तु नहीं है। इसमें ग्रिफिथ ने शब्दों में कहा था कि युद्ध जो है संचालन था, उसके पश्चात पुनर्निर्माण से राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के व्यापक कार्रवाई में विस्तृत संघीय शक्तियों की जो है विरासत छोड़ी, जिसके फिर बाद में त्याग नहीं जा सका, यानी जिसको त्यागा नहीं जा सका बाद में। यदि बात करें संविधान में संशोधन की तो ये भी बात इंपॉर्टेंट रहता है कि संविधान में संशोधन, देखिए संशोधन द्वारा भी संघीय सरकार की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि की गई। 13वें संशोधन द्वारा अमेरिका में दासता को समाप्त कर दिया गया। दासता बहुत जरूरी समाप्त करना था। कांग्रेस को इस संशोधन को लागू करने के लिए आवश्यक कानून का निर्माण करने का अधिकार दिया गया था और कहते हैं
14वें संशोधन द्वारा नागरिक का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और राज्य सरकार को इस संबंध में कानून बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और 16वें संशोधन के अनुसार जो है कांग्रेस को हर प्रकार को कर लगाने का अधिकार दिया गया, जबकि आरंभ में कांग्रेस का प्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार नहीं था। कहते हैं 18वें, 19वें, 20वें और 23वें, 24वें, 25वें, 26वें, 27वें संशोधन द्वारा संविधान में विभिन्न संशोधन किए गए और इसके लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाने का अधिकार कांग्रेस को दे दिया गया। अंततः संशोधन द्वारा जो है संघीय सरकार की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो गई। यदि अगली बात करें अगली पॉइंट की, तो कानून है। तो कानून में क्या है, कांग्रेस के अनेक कानूनों द्वारा संघीय सरकार की शक्ति में वृद्धि हुई। समाज कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने व्यापार, श्रम, कृषि, सामाजिक सुरक्षा आदि विषय पर अनेक कानून बनाए और इसके द्वारा संघीय सरकार की स्थिति दृढ़ की गई। रूल बेल्ट ने भाई साफ शब्दों में बात कहा था कि नीतियाँ भी संघीय सरकार का जो है कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बताया गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर बात करें लुप्त शक्तियों के सिद्धांत पे, तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते राज्य सरकार की शक्तियों को बढ़ाने में सबसे बड़ा भाग सर्वोच्च न्यायालय का है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संशोधन तो बहुत नहीं हो सकते हैं, परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई संवैधानिक व्याख्याओं को संघीय सरकार की शक्ति बढ़ाई है। आग के शब्दों में ये बात सब साफ है, जिन्होंने कहा था कि संघीय शक्तियों को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह था कि लुप्त शक्तियों को सिद्धांतों को खोज की गई है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1790 ईस्वी में दशक में हुई थी, जिसमें राजकोष के सचिव हेल्मिस्टन ने संयुक्त राज्य को बैंक यानी बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट की स्थापना का प्रस्ताव करते हुए किया था। इस सिद्धांत को जो है वैज्ञानिक मान्यता मुख्य न्यायाधीश मार्शल जो 1830 से 1835 में प्रदान की थी। मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने जो है मैकक्लोच बना मेरीलैंड, ठीक है, मेरीलैंड नामक 1819 में नामक पुस्तक मुकदमे से राष्ट्रीय सरकार के प्रदत्त अधिकारी की व्याख्या भी की गई थी। अंतनिहित यह लुप्त शक्तियों के सिद्धांतों को जो है पुष्टि भी किया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संघीय सरकार की शक्तियां भी दी गई, जिन्हें लॉक के शब्दों में केंद्र राज्य में प्राथमिक संतुलन को संघीय सरकार के हाथों में कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की बहुत उदार व्याख्या भी की गई। मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने इस अभियोग का जो है निर्णय सुनाते हुए कहा भी था कि लक्ष्य उचित होने चाहिए तथा यदि संविधान के क्षेत्र में अंतर्गत है तो वो सारे संविधान जो उचित साधन है जो कि जिसकी प्राप्ति के लिए अपनाए जाए, जिनकी मनाही भी नहीं की गई तथा संविधान की भावनाओं के अनुसार है तो वो संवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय के आम कल्याण तथा व्यापार की धारा की बड़ी खुली व्याख्या की गई थी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 1 की धारा 8 में यह कह दिया गया कि वर्णित शक्तियों के ठीक तरह लागू करने में संयुक्त राज्य अमेरिका आवश्यक तथा उचित कानून बना सकता है के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में शक्तियां संघीय सरकार को दे दी गई, जिनकी संविधान बनाने वाले आशा भी न कर सकते थे। उदाहरण के लिए अगर कांग्रेस कर लगाने और उसे इकट्ठा करने का अधिकार था तो इस अधिकार के अंतर्गत उसे केंद्रीय बैंक स्थापित करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। सामान्य कल्याण के अंतर्गत कांग्रेस को जो है बुद्धि अवस्था, बीमा योजना आदि सामाजिक कल्याण के भी कानून बनाने के लिए प्रतिबंधित होना पड़ा। यदि बात यहाँ करें हम मताधिकार का विस्तार यानी एक्सटेंशन ऑफ सफरेज यानी 1828 ईस्वी से पूर्व संविधान में ऐसी धाराएं थी जिनमें राज्य सरकार को केंद्रीय संस्था बनाने में बड़ा भाग प्राप्त था। उस समय राज्य के सभी जो है विधानसभाओं ही राष्ट्रपति का चुनाव मंडल बनती थी, सीनेट के सदस्यों का चुनाव करती थी आदि, इसलिए इसे राज्य के प्रति अधिक श्रद्धा थी। कुछ समय के पश्चात विधानमंडलों में से ये अधिकार ले लिया गया और इसके अतिरिक्त राज्य को गिनती बढ़ती चली गई। मताधिकार में वृद्धि हुई तथा शक्ति राज्य विधानसभाओं से निकलकर लोगों के पास चली गई। गृह युद्ध के पश्चात नागरिकों में राष्ट्रीय भावना अधिक थी, इसलिए केंद्र की ओर से झुकाव बढ़ता चला गया। बात अगर हम करें अगला पॉइंट संघीय सरकार के राज्य के अनुदानों में सहायता, तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यानी फेडरल ग्रांट इन द एड। यह आम कहा जा सकता है कि धन के पीछे पीछे नियंत्रण भी जाता है, तो ये तो आपको पता है कि धन के पीछे भी नियंत्रण भी रहता है। अंत संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य की स्वतंत्रता में केंद्र ने जो राह बनाई उनका एक बड़ा कारण उसके द्वारा राज्य के लिए अनुदान भी था। कहते हैं राष्ट्र सरकार के पास धन के स्रोत अधिक होने के कारण राज्य सरकारों को इसे धन की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि सामाजिक सेवा का जो है व्यय राज्य स्वयं उठाने में असमर्थ होते थे। यह अनुदान उस समय राज्यों को अधिकार क्षेत्र पर अधिक छापा मारते थे जब इसके व्यय केंद्र
कई प्रकार के शर्त लगा देते थे। ये उसी प्रकार से है जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। जम्मू कश्मीर को जो है अलग राष्ट्र राज्य के रूप में दर्जा मिला था, ठीक है। अब तो इसको हटा भी दी गया है, 370 धारा को हटा दिया गया है। लेकिन अमेरिका में देखा जाए तो यहाँ पर जो है 370 धारा की तरह ही सारे राज्य होते हैं जहाँ पर के प्रतिनिधित्व सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ धन वहाँ शक्ति, और जहाँ धन इतना अधिकार तो वहाँ तो शक्ति भी अधिक होगी। देखिए ये बात रोज ने साफ शब्दों में कहा था कि जहाँ धन है वहाँ शक्ति है, और जहाँ धन का इतना आकार हो वहाँ तो शक्ति भी अधिक होगी। ऐसी आर्थिक निर्भरता जो है शक्तियों की सर्वधानिक बांट को भी समाप्त कर देती है। यदि बात यहाँ पर हम करें अंतर्राष्ट्रीय अवस्था का प्रभाव, देखिए अंतर्राष्ट्रीय अवस्था का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन। दूसरे विश्व युद्ध के संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना दिया। अमेरिका जो है पूंजीवादी देश का नेता बन गया, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी गुट का नेता बन गया। दोनों गुटों की एक दूसरे से शत्रुता का परमाणु यंत्रों का विकास और उड़न संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हवाई समुद्र की ओर से आक्रमण को निकट ले आए। ऐसी अवस्था का सामना करने के लिए यह आवश्यक था कि केंद्र शक्तिशाली बन जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे अधिकार हो कि वह देश के सारे साधनों को जुटा सके। व्हाइट के शब्दों में बात साफ शब्दों में था कि सबसे प्रत्यक्ष जो है दानव जो हमें केंद्र की ओर धकेल रहा है वह रूसी रिच है, यानी रूसी रिच को बताया गया। इसलिए ऐसा अवस्था में केंद्र शक्ति को होना स्वाभाविक बात थी। कहते 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जो है शीत युद्ध समाप्त हो गया और अब जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिका का प्रभुत्व भी बन गया। यदि बात करें विश्व में केंद्रवाद की ओर झुकाव, यानी केंद्रवाद के बाद झुकाव जो इन्वर्सल टेंडेंसी ऑफ टू द सेंट्रलाइजेशन, तो कहते हैं सारे विश्व में जो ही केंद्र की तरह जो है बोलबाला है और अमेरिका में भी इसका प्रभाव पड़ा। आवागमन के साधन बढ़ने के कारण जो है नागरिक तथा उसकी आवश्यकताएं संकुचित क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। इसके व्यापक विचार तथा पेचीदा जीवन ने केंद्र की ओर अधिक शक्तियां सौंप दी गई। केंद्र से शक्तियां प्रजा को स्वीकृति ले रहा था, और यह जो है विषय जो कुछ समय पूर्व स्थानीय महत्व को देते हैं अब राष्ट्रीय महत्व को बन गए। अब अगर बात करें आज का संघ यानी फ्रीडम ऑफ टुडे, कहते संघीय सरकार की शक्ति की वृद्धि पर कई लोगों का विचार है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक राज्य ऐसी जैसी कोई वस्तु नहीं रह गई है, यानी संघात्मक राज्य जैसी कोई वस्तु आज है नहीं। इसमें रोजर्स के शब्दों में भी कहा गया था कि वास्तव में हमारी जो है संघीय प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है और न ही इसे अब फिर अस्तित्व में लाने जाने का कोई अवसर भी दिख रहा है। इन द पॉइंट ऑफ द फैक्ट ऑफ फेडरल सिस्टम नो लॉन्गर एग्जिट एंड हैज नो मोर चेंज ऑफ द बिगिनिंग बोथ बैक इनटू अस्टेटेड। यह विचार इसलिए भी था क्योंकि सरकार को लुप्त शक्तियों के सिद्धांतों द्वारा यह शर्तें लगाकर जो अनुदान देने का राज्य सरकार को केवल कठपुतली बना दिया गया। अंततः इसे न रोका गया तो राज्य सरकार वाशिंगटन की एजेंडा बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर था जिसको मैंने आपके समक्ष रखा और जाना और समझने की कोशिश किया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। तो अगला चैप्टर देखना मत भूलिएगा, अगला जो टॉपिक देखना मत भूलिएगा जिसमें हम कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं उसकी शक्ति के विषय में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो वो अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 5th चैप्टर। तो इसी तरह आप तिरपान सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों जितना आप इस वीडियो को फैलाइएगा दूसरे बच्चों को पहुंचाइएगा, तिरपान सेंटर आपके लिए और भी विषयों का जो है बनाएगा और आपको जो है लाभान्वित करेगा। अगर आपको लाभ पहुंचाना है खुद को तो इसको जितना हो सके वीडियो को आगे भी पहुंचाइए और बच्चों को कहिए कि सब्सक्राइब करके चैनल को रख लेने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके चैनल को रखिएगा तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आपको पता है कि कुछ ही दिनों में एग्जाम भी होने वाला है तो ये आपके लिए अमृत तुल्य रहेगा। तो इसमें सोचना नहीं है, जितना आप तिरपान सेंटर को आगे बढ़ाइएगा उतना जो है तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए जो है अग्रसर रहेगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएगा और हर एक सब्जेक्ट का बनाएगा जो आपके लिए उचित रहेगा और लाभान्वित करेगा। तो इसमें दूसरे बच्चों का सहयोग की भी जरूरत होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है YouTube से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।